नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत से दरियाफ्त किया है कि तीनों कवानीन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस वीर रमा सुब्रमण्यम पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्यों न तीनों कवानीन पर उस वक्त तक रोक लगा दी जाए जब तक अदालत के जरिए तश्कील कमेटी उस पर गौर न कर ले और अपनी रिपोर्ट न सौंप दे। हालांकि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कवानीन को रोकने की अदालत के मशवरे की सख्त मुखालिफत की। जस्टिस बोबड़े ने दरियाफ्त किया कि आप हमें बताएं कि क्या आप किसानों के कवानीन पर पाबंदी आयद करते हैं या हम लगाएं। इन कवानीन को मुलतवी कीजिए, इसमें क्या मसला है। हम इसे आसानी से रोकने के हक में नहीं हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त इस कानून को नाफिज ना करें। अदालत ने कहा कि कुछ किसानों ने खुदकुशी की है, बूढ़े मर्द और खवातीन इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? आज तक एक भी दरखास्त दायर नहीं की गई है जिसमें कहा गया हो कि ज़रई कवानीन अच्छे हैं। चीफ जस्टिस ने मरकजी हुकूमत और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात पर किसी पेशरफ्त न होने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि किसान तंजीमों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 8 दौर हो चुके हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, जबकि अगली मीटिंग 15 जनवरी को तय है। तवील बहस के बाद अटॉर्नी जनरल ने बेंच से जल्दबाजी में कोई हुक्म पास न करने की दरखास्त की, लेकिन जस्टिस बोबड़े ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, आप हमें सबर से मुतालिक लेक्चर ना दें। हमें जल्दबाजी में क्यों ना रोक लगानी चाहिए। जस्टिस बोबड़े ने समाअत मुकम्मिल करते हुए कहा कि वो आज या कल इस मामले में अपना हुक्म जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसको संज्ञान लिया और किसानों का पक्ष वहां पर रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में भी ये सरकार को कहा था कि किसानों के साथ में सरकार बैठ कर बातचीत करे। अब की बार भी उन्होंने ये कहा है कि सरकार बात करे और इसका समाधान निकाल ले। जो लीगल इसमें पहलू होंगे, हमारी एक कमेटी बनी हुई है पूर्ण रूप से लीगल पहलू, वो कमेटी इसमें देखेगी, क्योंकि उसमें जो हमारे एडवोकेट्स हैं वे सब इस चीज़ को लीगल राइट्स इसमें क्या होंगे वे इसमें देख रहे हैं। और हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है। तो 22 दिन में सरकार को ढूंढ कर जाई सुप्रीम कोर्ट, भाग्य थी सरकार को, और 22 दिन बाद में फिर वार्ता शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसानों से बातचीत करो और मामले को सोल्व करो। धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, कृषि कानून को सरकार वापस ले या हम तीनों कानून पर रोक लगाएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सरकार वापसी लेगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को तो बहुत काम है, और कानून उन्होंने बनाए, गलती उन्होंने करी तो इन्हें सुधारने दो। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि न्यायाधीश के हाथों किसानों के हाथ खून से लगे, सरकार इसको रोक लगाए। क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगे आप? हमने बिल्कुल ठीक संज्ञान में लिया है और फैसला सरकार को लेना है। कानून सरकार ने बनाए हैं, सरकार ही कानून वापसी लेगी। तो आपको क्या लगता है? सरकार कानून वापसी लेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या करते हैं, स्वागत करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो जो कहा सरकार को ठीक कहा, इसको तो धन्यवाद हम कर रहे हैं। और जो भी लीगल अगर वो होगा कोई भी, तो हमारे लीगल एडवाइजर हैं, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, जो जत्थेबंदी का जो संयुक्त मोर्चे के जो लीगल एडवाइजर है, कोई भी वो वक्तव्य देना होगा तो वो देंगे वहाँ। नहीं, उम्मीद तो छोड़ने नहीं चाहती, उम्मीद तो बरकरार रहनी चाह, पर सरकार का जो हमने रवैया देखा है, खटधर्मी की बात आ गई, एक मानवता की बात नहीं रह रही। एक यही होगी बात, एक तरफ 2 आदमी, एक तरफ कई लाख के आदमी हैं और उनकी तानाशाही, जो कुछ है, जो कुछ हमने कर दिया तो वो वापसी नहीं लेना, तो इसमें ही बात अटक रही। अगर वे सच्चे दिल से, सच्चे मन से फैसले के मूड में आवे तो फैसले में कोई दिक्कत नहीं, फैसला हो जाएगा। कृषि मंत्री तो कह रहे हैं फैसले के मूड में है, मगर किसानों की तरफ से कोई सुझाव ऐसा आ ही नहीं रहा। नहीं, ऐसा एक तो बताओ,
ये इतने जनसमूह पड़े हैं, यहाँ से वे उधर भी पड़े, सिंधु बॉर्डर पे भी पड़े, तो इनकी तरफ तो ये सुझाव ही नहीं है। 40 आदमी उसमें जो हमारी निर्णायक कमेटी उसमें है, तो ये सुझाव नहीं है। और क्या करवावे? वो कह रहे हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों से बजती है। नहीं, ये तो हमने पहले कहा था भाई, 2 कदम सरकार पीछे हटा, 2 कदम किसान। हम अपनी ताकत मजबूत देख रही है, हम पीछे नहीं हटाते कदम सरकार को ही हटाना पड़ेगा। वही तो बात है, जब सरकार 2 कदम पीछे हटी है संशोधन तभी तो हो रहा है। नहीं, आपको भी हटना चाहिए। नहीं, हम तो हट गए थे पहले भी। सरकार ने तोहिन ज्यादा कर दी किसानों की, तोहिन ज्यादा कर दी सरकार ने, तोहिन कर दी बहुत। लेकिन अध्यक्ष साहब, ऐसा लग रहा है सरकार आपको कोर्ट की तरफ ले जा रही है जैसे। नहीं, कोर्ट का तो मान्य, सुप्रीम कोर्ट का तो ठीक है, उसका तो सम्मान करे। सुप्रीम कोर्ट तो इसमें हस्तक्षेप कर दे तो बहुत जल्दी निपट जाएगा मामला। सर, मंत्री साहब ने इशारा दिया कि सुप्रीम कोर्ट को ये विश्लेषण करने का कानून का कोई विश्लेषण कर सकता है। नहीं, मान्य सुप्रीम कोर्ट को तो कोई हम चैलेंज कर नहीं सकते। कांग्रेस ने किसान तहरीक के खात्मे के लिए किसानों से मुज़ाकरात की हुकूमत की कोशिशों को नाकाम करार देते हुए उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तनकीद की और कहा कि अदालत के फैसले के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सामने आकर एहतजाज के दौरान शहीद किसानों को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के एहतजाज पर हुकूमत से सख्त नाराजगी का इजहार किया। अदालत को हुकूमत को कहना पड़ा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अदालत कानून को रोक सकती है। अदालत ने हुकूमत की नाकामी पर मुहर सबूत कर दी है और किसानों से मुज़ाकरात में नाकामी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आकर ज़राअत मुखालिफ तीनों क़वानीन के खात्मे का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास इन तीनों क़वानीन को मनसूख करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कि जाग जाइए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगा दी, आपकी नाकामी पर मोहर लगा दी, वार्ता की विफलता पर निराशा जता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर इस देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के किसान और अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए और तीनों कानून खत्म करने की घोषणा करनी चाहिए। देश के किसान की केवल एक मांग है, कोई दूसरी मांग नहीं। तीनों काले कानून खत्म करिए। और प्रधानमंत्री जी, इससे कम देश के किसान को कुछ मंजूर नहीं। जब मोदी सरकार खुद कानूनों में 18 संशोधन करने को तैयार है, तो साफ है कि ये कानून गलत हैं। अगर ये कानून गलत हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार इनको निरस्त करने, इनको खारिज करने की घोषणा करने से गुरेज क्यों कर रही है? प्रधानमंत्री जी, क्या पूंजीपतियों के सिक्कों की खनक के आगे इस देश की सरकार का जमीर अब बिक गया है? सवाल यह है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हम ये मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सामने आए, अपना नकाब उतारें, अपना राजहट छोड़ें, पूंजीपतियों का पल्लू छोड़ें, किसानों का दामन पकड़ें, किसानों के आंसू पोंछें और फौरी तौर पर इन तीनों काले कानूनों को खारिज करने की घोषणा करें। और अब सीधे प्रधानमंत्री उसके बाद देश के किसान संगठनों से, जो आंदोलनकारी हमारे किसान भाई बैठे हैं लाखों की संख्या। किसान तहरीक का आज 47वां दिन है। हरियाणा पुलिस ने करनाल में मनोहर लाल खट्टर के प्रोग्राम में खलल डालने के मामले में भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चड़ूनी समेत 900 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। करनाल में खट्टर के प्रोग्राम के लिए बना डायस इतवार को भीड़ ने तहस नहस कर दिया था, साथ ही हेलीपैड भी खोद दिया था। उधर गुरनाम सिंह का कहना है कि हाँ, हमने खट्टर साहब को रैली करने से रोका। भाजपा ने कहा था कि किसान तहरीक को तोड़ने के लिए 700 रैलियां की जाएंगी, हम ऐसी रैलियों की मुखालिफत करते रहेंगे। खट्टर इतवार को करनाल जिले के
कैमला गांव में किसान महापंचायत करने वाले थे। सीएम वहां पहुंचते उससे पहले ज़रई कानूनों की मुखालिफत कर रहे मुजाहिरीन पहुंच गए और काले झंडे लहराते हुए नारेबाजी करने लगे। उन्होंने डैश पर भी तोड़फोड़ की। मुजाहिरीन ने सीएम के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए बने हेलीपैड को भी खोद दिया। इस वजह से खट्टर का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका था। हिंदुस्तान की 8 रियासतों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल में बर्ड फ्लू के फैलने की तस्दीक हो गई है। रियासत हरियाणा के पंचकुला के 2 पोल्ट्री फार्मों, मध्य प्रदेश के शिवपुरी, राजगढ़, अगर और विदिशा अजला में महाजिर परिंदों, उत्तर प्रदेश में कानपुर नामियाती पार्क, राजस्थान के प्रतापगढ़ और दौसा अजला में बर्ड फ्लू फैलने के मामलों की तस्दीक हुई है। मवेशी परवरी के महकमे ने रियासतों को बीमारी से बचाव के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ के जिले बालोद में पोल्ट्री और परिंदों को मारने की इतलात मौसूल हुई हैं। रियासत में हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। दिल्ली की संजय झील में पहले बतखों के मरने की इतला मिली थी। नमूने जांच के लिए जालंधर भेजे गए थे। पार्कों और झीलों में मुर्दा पाए जाने वाले कौवों और बतखों की जांच में बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है। पीर को मौसूला इत्तलात के मुताबिक बर्ड फ्लू में मुर्दा कौवों और बतखों के 8 नमूनों की तस्दीक हुई है। मवेशी परवरी के महकमे के मुताबिक बर्ड फ्लू संजय झील में मुर्दा पाई गई बतख और मेवर विहार पार्क के कौवों में बर्ड फ्लू पाया गया। दिल्ली हुकूमत ने दारुल हुकूमत में बर्ड फ्लू के खदशे से 9 जनवरी को मशरकी दिल्ली के मुर्गा मंडी को 10 दिन के लिए बंद कर दिया था और दारुल हुकूमत में जिंदा परिंदों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी थी। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली हुकूमत बर्ड फ्लू से मुतालिक तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। घबराने या परेशानी की कोई बात नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई, थाने, दापोली, परभनी और बड़ अजला में मुर्दा कौवे मिले हैं जिनको जांच के लिए लैब भिजवा दिया गया है। उधर केरला में मुर्गियों को मारने का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। केरला के अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मरकजी माहिरीन की एक टीम को तैनात किया गया है। रियासतों से बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करने की दरखास्त की गई है। अब बात कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के दुनिया में 9,07,83,635 मामले आ चुके हैं। अब तक 19,44,947 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 6,49,19,954 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान में भी इसी हफ्ते वैक्सीनेशन शुरू होगा। वहीं कोरोना वायरस का लगातार म्यूटेशन बदल रहा है। अब जापान में वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है। ये वहां ब्राजील से पहुंचा। ये स्ट्रेन ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में मिले स्ट्रेन से अलग है। जापान हुकूमत के मुताबिक 4 लोगों में नया स्ट्रेन मिला है, जिनमें 40 साल का एक शख्स, 30 साल की एक खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। इससे पहले जापान में ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका स्ट्रेन के करीब 30 मामले सामने आ चुके हैं। जहां मुल्क में तवील वक्फे के बाद कोरोना इन्फेक्शन की वजह से अमवात की तादाद 200 से कम हुई है। पिछले 4 दिन से नए मामले 20,000 से कम रहे हैं और शिफायाबी की शरह में इजाफा और एक्टिव केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से पीर को जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 161 मुतासरा अफराद की मौत हुई, जिसके साथ अब तक 1,51,160 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। 26 दिसंबर से यौमिया 300 से कम मरीजों की अमवात हो रही है, जबकि पहले उनकी तादाद 300 से 500 के दरमियान थी। मुल्क में अमवात की शरह कम होकर 1.44% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 16,311 नए मामले सामने आए, जिसकी वजह से मुतासरा अफराद की तादाद 1,04,66,000 को बुर कर चुकी है। उसी के साथ 16,959 मरीजों की शिफायाबी की वजह से कोरोना से निजात पाने वाले अफराद की तादाद 1,92,909 हो गई है। 809 सरगर्म मामले कम होकर 2,22,000 रह गए हैं। मुल्क में रिकवरी रेट 96.43% है, जबकि एक्टिव केसेस का परसेंटेज 2.13 है। तेलंगाना में कोविड-19 के 224 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,90,008 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,566 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक मौत हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 461 अफराद
रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,83,924 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 4,518 है, जिनमें 2,439 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,785 कोविड-19 के मुआयने किए गए, ताहम 450 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 72,78,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 56 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। मुल्क में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसकी तैयारियों को लेकर रियासतों के वुज़राए आला से बातचीत की। मोदी ने कहा कि 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए फख्र की बात है। जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी मिली है, वो दोनों मेड इन इंडिया है। वज़ीर आज़म बोले कि अगले कुछ महीनों में हमारा निशाना 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का है। पीएम ने कहा कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की सभी वैक्सीन के लिहाज से कॉस्ट इफेक्टिव हैं। इन्हें मुल्क की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। अगर हमें पूरी तरह से बैरूनी वैक्सीन पर मुनहसर होना पड़ता तो आप सोचिए कि कितनी परेशानी होती। हिंदुस्तान को वैक्सीनेशन का जो तजुर्बा है और जिन इलाकों तक वो पहुंचने की सहूलतें हैं, वहाँ टीकाकारी, वो सब टीकाकारी के लिए ज़रूरी है। मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन में हमारी प्रायोरिटी वो लोग हैं जो कोरोना से लड़ाई में जुटे हैं। इनमें मेडिकल स्टाफ के साथ साथ सफाई कर्मी, पुलिस फोर्सेस, साथ में फौजी शामिल हैं। इन सभी को पहले मरहले में टीका लगाया जाएगा। ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स की तादाद 3 करोड़ है और उन्हें टीका लगाने में जो खर्च होगा वो हिंदुस्तानी हुकूमत उठाएगी। आपके राज्य प्रशासन की भी दिन रात जुटे रहने के लिए प्रशंसा करता हूं। साथियों, अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी। और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। साथियों, देशवासियों को एक प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की सावधानियां बरती हैं और अभी साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से विस्तार से हमें बताया भी गया है। और आपको मालूम होगा, मैं इस विषय में जब भी मुख्यमंत्रियों के साथ बात हुई, मैंने हमेशा एक ही जवाब दिया था कि इस विषय में हम जो भी निर्णय करना होगा वो साइंटिफिक कम्युनिटी जो कहेगी वो ही हम करेंगे। साइंटिफिक कम्युनिटी को ही हम फाइनल वर्ड मानेंगे और हम उसी प्रकार चलते रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दे दिया है। यह ऑर्डर 1 करोड़ 10 लाख डोजेस का है। ऑर्डर के मुताबिक वैक्सीन के हर डोज की कीमत 200 रुपये है। इस पर 10 रुपये जीएसटी लगेगा, यानी इसकी कीमत 210 रुपये होगी। वैक्सीन का डिस्पैच पीर यानी आज देर शाम से शुरू होने का इम्कान था। कोविशील्ड की हर हफ्ते 1 करोड़ से ज़्यादा डोज की सप्लाई की जा सकती है। एसआईआई के ओहदेदारों ने पीर को ये जानकारी दी।
जराये के मुताबिक शुरुआत में वैक्सीन के डोज 60 पॉइंट्स पर भेजे जाएंगे, वहां से उन्हें आगे भेजा जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री जल्द ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए भी परचेज ऑर्डर साइन करने वाली है। इसके लिए बातचीत चल रही है। हुकूमत ने मुल्क में वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने 3 जनवरी को कोविशील्ड को अप्रूवल दिया था। इसकी इफेक्टिवनेस को लेकर अलग अलग बातें सामने आई थी। एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन की ओवरऑल इफेक्टिवनेस 90% तक होने का दावा किया है। हालांकि इंडियन रेगुलेटर का मानना है कि वैक्सीन 70% तक इफेक्टिव है। कोविशील्ड या AZD1222 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उसकी कंपनी वेस्टी टेक ने मिलकर बनाया था। वैक्सीन में चिंपैंजी में सर्दी की वजह से बनने वाले वायरस यानी एडिनो वायरस को कमजोर कर इस्तेमाल किया गया है। इसमें सार्स कोवी यानी नोवल कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। कोविशील्ड वैक्सीन जिसमें सरफेस स्पाइक प्रोटीन बनाती है, जिससे सार्स कोवी के खिलाफ इम्यून सिस्टम बनता है, ताकि आगे अगर नोवल कोरोना वायरस हमला करता है तो जिस्म उसका मजबूती से जवाब दे सके। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस को रोकने के लिए 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। फेज 1 में 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। उसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र वाला और 50 साल से कम उम्र वाले हाई रिस्क में आने वाले 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यानी अगस्त 2021 तक 30 करोड़ लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट को वैक्सीन लगाने की तैयारी है। SBI रिसर्च की नई रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने अपना टारगेट पूरा अगर उसे करना है तो हर दिन 13 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना होगा। ये एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि चीन को छोड़कर किसी और मुल्क में इतने ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट नहीं किया गया है। चीन का भी 2 ही दिन का डेटा मौजूद है, जिसमें उसने 22,50,000 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया और 2 दिन में करीब 45 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई। दीगर मुल्कों की बात करें तो अमेरिका में हर दिन 5,37,000 और यूके में 4,72,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। वैक्सीन का पूरा अमल, इस पूरे अमल में वैक्सीनेटर का अहम रोल रहने वाला है। नेशनल लेवल पर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें 2360 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए हैं। इनमें रियासतों के टीकाकारी के अहदेदार, कोल्ड चेन के अहदेदार, डेवलपमेंट पार्टनर्स और दीगर लोग शामिल हैं। करीब 61,000 प्रोग्राम मैनेजर्स, 2 लाख वैक्सीनेटर्स और वैक्सीनेशन टीम के 3,70,000 दीगर अराकीन को ट्रेनिंग दी गई है। इनमें रियासत, जिला और ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग दी गई है। जुमे के रोज 33 रियासतों या यूनियन टेरिटरीज में 615 जिलों 4,895 साइट्स पर ड्राई रन कराया गया था। अब तक के मंसूबे के मुताबिक हर साइट पर 100 से 200 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। शुरुआत में वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो महदूद रहने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के करीब 10 करोड़ डोज मुहैया कराने की तैयारी की है। इतने ही डोज भारत बायोटेक को वैक्सीन के मुहैया कराने वाली है। दोनों ही कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए नई फैसिलिटीज तैयार की हैं, जो मार्च या अप्रैल में काम करना शुरू कर देंगी। अब बात इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के थर्ड टेस्ट मैच की। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया। 5वें दिन चोट के बावजूद रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी ने करीब 3.5 घंटे बल्लेबाजी की और मैच बचाया। मैच के दौरान विहारी हैमस्ट्रिंग और अश्विन कुमार की चोट से जूझ रहे थे। हिंदुस्तान ने 40 साल में टारगेट चेस करते हुए चौथी पारी में सबसे ज्यादा ओवर खेलकर मैच बचाने का रिकॉर्ड भी बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 407 रनों का टारगेट दिया था। जवाब में 5वें दिन इंडिया ने दूसरी पारी में 5 विकेट गंवाकर 334 रन बनाए। दिन के खेल में 1 ओवर बाकी रहते ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन टिम पेन ने मैच ड्रॉ करने का ऐलान कर दिया। अश्विन 128 बॉल पर 39 रन और विहारी 161 बॉल पर 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अश्विन और विहारी ने 259 बॉल्स में 62 रन की नॉट आउट साझेदारी की। ये 6वें विकेट के लिए गेंद के हिसाब से इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। तीसरा टेस्ट ड्रॉ होने के साथ ही सीरीज भी अभी 1-1 की बराबरी पर है। 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में आखिरी टेस्ट खेला जाएगा। टीम इंडिया ने 40 साल बाद टारगेट चेस करते हुए चौथी पारी में सबसे ज्यादा ओवर बल्लेबाजी की। इससे पहले
1979-80 में इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 131 ओवर बल्लेबाजी कर मैच बचाया था। ओवरऑल इंडिया ने 5वीं बार सबसे ज्यादा बल्लेबाजी कर मैच बचाया है। आजादी के बाद यानी 1947 से हर साल छपते आ रहे बजट दस्तावेज पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया है। इन्फेक्शन के डर से इस बार बजट 2021-22 के दस्तावेज नहीं छापे जा रहे हैं। हुकूमत को इसके लिए लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन की मंजूरी मिल गई है। सभी एमपीज को इस बार बजट के दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी मुहैया कराई जाएगी। ऐसे में इस बार बजट के दिन पार्लियामेंट के बाहर दस्तावेज पहुंचाने वाले ट्रक नजर नहीं आएंगे। मरकजी बजट की छपाई हर साल फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्रिंटिंग प्रेस में होती रही है और फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि बजट के दस्तावेजों की छपाई के लिए 100 से ज्यादा लोगों को 2 हफ्ते तक एक ही जगह रखना होता है। कोरोना को देखते हुए हुकूमत इतने लोगों को इतने लंबे वक्त तक प्रिंटिंग प्रेस में नहीं रख सकती। जराये के मुताबिक सॉफ्ट कॉपी के लिए एमपीज को मनाने में लोकसभा स्पीकर और जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। बजट के डॉक्यूमेंट्स को लेकर 2 ऑप्शंस रखे गए थे कि सभी एमपीज को सॉफ्ट कॉपी दी जाए या किसी को नहीं। वहीं जो एमपीज टेक सेवी नहीं है उन्हीं के लिए महदूद तादाद में कॉपी छपवाना मुमकिन नहीं था। दलील दी गई कि दस्तावेज छापे गए तो उन्हें लाने ले जाने में कोरोना इन्फेक्शन का जोखिम हो सकता है। आजाद हिंदुस्तान में मरकजी बजट पहली बार 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। इसके दस्तावेज तब से हर साल छापे जाते रहे हैं। वजारत फाइनेंस बजट दस्तावेजों की छपाई का अमल की शुरुआत के मौके पर हर साल हलवा सेरेमनी करता है। सेरेमनी का इनेकाद पार्लियामेंट में बजट पेश किए जाने से एक पखवाड़ा पहले नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में होता है। अब सवाल यह है कि जब बजट छप ही नहीं रहा है तो हलवा सेरेमनी होगी या नहीं होगी। आपको बता दें कि इंडिया का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर जेम्स विल्सन ने पेश किया था। आजादी के बाद पहला बजट मुल्क के पहले वजीर फाइनेंस आर.के. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के पीरियड के लिए था। 26 जनवरी यानी इंडियन रिपब्लिक बनने के बाद का बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। हिंदुस्तानी फौज ने आज गलती से मशरकी लद्दाख के चोशोल मोल्डो में सरहद में दाखिल होने वाले एक चीनी फौजी को चीनी हुक्काम के हवाले कर दिया। इस फौजी को जुमे को चोशोल सेक्टर के गौरंग हिल इलाके से हिरासत में लिया गया था। फौज के एक ओहदेदार ने बताया कि एक चीनी फौजी जिसे 8 तारीख को हिरासत में लिया गया था उसे आज सुबह 10 बजे चोशोल मोल्डो इलाके में चीनी हुक्काम के हवाले कर दिया गया। चीन का यह फौजी शायद भटककर हिंदुस्तानी हुदूद में आ गया था। हिंदुस्तानी फौज ने एक सरकारी बयान में कहा कि चीनी फौजी को जुमे की सुबह हिरासत में लिया गया था। इस फौजी से कुछ सिविल और फौजी दस्तावेजात बरामद किए गए थे। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर बांग्लादेश से आए रिफ्यूजी कम्युनिटी मितवा समाज को हिंदुस्तानी शहरी करार देते हुए कहा कि मितवा हिंदुस्तानी शहरी पहले से ही हैं, इसीलिए उन्हें शहरियत तरमीमी एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक बार फिर इस अज़्म का आदा किया कि बंगाल में एनआरसी और एनपीआर को नाफिज नहीं होने दिया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात में मितवा समाज के मुंह मोड़ लेने की वजह से कई सीटों पर नुकसान का सामना करने वाली तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर मितवा समाज को लुभाने की कोशिश कर रही है। 100 के करीब असेंबली हल्के में मितवा समाज का असर है। वज़ीर आला ममता बनर्जी आज राना घाट, जहां मितवा समाज की बड़ी आबादी में खिताब करते हुए कहा कि मितवा समाज हिंदुस्तानी शहरी हैं और उन्हें हक़ रायदही का पूरा हक है। वज़ीर आला ने एक बार फिर किसानों की हिमायत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत किसानों के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन बंगाल को फरोख्त होने नहीं दिया जाएगा, लेकिन बंगाल को तबाह होने भी नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बंगाल की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश कर रही है। बंगाल के कल्चर और सकाफत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।
महाराष्ट्र के भंडारा में एक अस्पताल में आग लगने से हुए हादसे में मारे गए बच्चों के घर वालों को वजीर आजम कौमी राहत फंड से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया गया है। हादसे में शदीद तौर पर जख्मी होने वालों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। वजीर आजम के दफ्तर ने आज एक ट्वीट करके इत्तला दी। ट्वीट में कहा गया कि वजीर आजम मोदी ने वजीर आजम कौमी राहत फंड से भंडारा आग के मामले में जान गंवाने वालों के घर वालों के लिए 2-2 लाख रुपए की माली आनत मंजूर की है, जबकि शदीद तौर पर जख्मियों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। हफ्ते की सुबह अस्पताल में आग लगने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई थी और कई जख्मी हो गए थे। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।